बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इंतहाई अहम खबर शामिल करेंगे। वो पेंशन इस्लाहात जिनका बहुत अरसे से चर्चा था, आज मंजूर कर ली गई हैं और इसमें मुतादिद पेंशन की वसूली की बंदिश और अहल खाना के लिए सिर्फ 10 साल तक पेंशन की फराहमी जैसे इकदामात शामिल हैं। इस मसले को आज हम अपने प्रोग्राम में रेस करने जा रहे हैं। कितना अहम है ये इशू, और जहां ये बात की जा रही है कि मौशी बहाली के लिए हुकूमत की जानिब से इकदामात उठाए जा रहे हैं, तो क्या पेंशन इस्लाहात जैसे इकदामात या फिर ऐसी पॉलिसीज़ ये मौशी बहाली के लिए नागुज़ीर हैं जो इस वक्त इस बिल के हवाले से बात की जा रही है, इसकी मंजूरी के हवाले से बात की जा रही है। इसके चर्चे बहुत ज़्यादा भी लोगों की ज़बान पर हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाला वक्त मज़ीद लोगों के लिए टफ़ टाइम लेकर आ रहा है। आने वाला वक्त मज़ीद चैलेंजिंग है। हुकूमत खाम पेंशन का हिसाब रिटायरमेंट से पहले आखिरी 24 माह की तनख्वाह के 70% औसतन की बुनियाद पर लगाएगी। ये समरी वजारत दिफा, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और वजारत दाखिला को मुलाहिज़े और तबसरे के लिए भेज दी गई है। ECC की मंजूर करदा समरी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की चेयरमैनशिप के तहत हाल ही में मंजूर की गई समरी में कहा गया है कि पेंशन एक ऐसा फ़ायदा है जो मुस्तहिक मुलाजिमीन और उनके अहले खाना को मिलता है, लेकिन इसकी मद में अखराजात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं और नापायदार होते जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ इस बेस पर यह फैसला किया गया है कि अहले खाना को 10 साल तक ही सिर्फ पेंशन मिल सकेगी? क्या मौशी तरक्की और मौशी बहाली के लिए ये इकदाम करना ज़रूरी था या नहीं? इस पर मबनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट सज्जाद तरीन साहब मौजूद हैं। सर, खुशामदीद कहना चाहेंगे। और अभी मैं सिर्फ इस मसले की जानिब भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी। सर, क्या वाकई ऐसा है कि मौशी तरक्की और मौशी बहाली के लिए ऐसे इकदामात हुकूमत के लिए भी मजबूरन करना ज़रूरी है? उम्मा, जब आप इंट्रो दे रही थी इस प्रोग्राम का, तो मुझे अचानक ख्याल आया कि जो आपने इंट्रो दिया उससे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के हालात ज़ाहिर रूस की तरह हो रहे हैं। जब लेनिन ने इनकलाब किया उससे पहले जो हालात थे शायद उसी तरफ कोई मामलात बढ़ रहे हैं। अब देखें, जो पेंशन का आपने कहा जिसमें 10 साल का बताया जा रहा है, आप मुझे बताएं कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। बात यह है कि आदमी 60 साल की उम्र में उसकी मुलाजमत पूरी हो जाती है, वो मुलाजमत से रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद क्या वो बंदा 10 साल तक तो मतलब पेंशन लेगा और उसके बाद उसके अखराजात कौन उठाएगा? आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें वालदैन से लोग वैसे ही बच्चे जो हैं वो भाग रहे हैं। ठीक है जी, वालदैन को पूछ ले, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, रोज़ कोई ना कोई अखबार में आप वाक़या पढ़ती हैं, कोई ना कोई आप चैनल पर स्टोरी देखती हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुल्म है। आप ये क्यों नहीं करते कि आप देखें पाकिस्तान के हालात बेहतर बनाने के लिए, मैं आपको बताऊं, आप सबसे पहले ये कट क्यों नहीं मारते कि 10 मरले से बड़ा किसी का घर नहीं होगा, जिसका घर होगा उस पर डबल टैक्स होगा। आप ये क्यों नहीं कहते कि 10 लाख से ज्यादा दौलत जिसके पास होगी उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा? आप ये जो चीजें करने वाली हैं वो क्यों नहीं आप करते? आपको पता है यहाँ इस्लामाबाद में ये हमारे ऑफिस के बाहर लोगों के फार्म हाउस हैं, कई कई कनाल के फार्म हाउस हैं, इन पे आप टैक्स क्यों नहीं लगाते? इनको आप क्यों नहीं पकड़ते? बात यह है कि जो लोग जो गरीब आदमी जिसकी मुलाजमत देखें, बात यह है कि चलें जो बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं 17 से ऊपर वाले, वो तो चलो अपना कुछ ना कुछ काम चलाते रहते हैं और माल पानी बना लेते हैं, लंदन अमेरिका और उधर फ्लैट भी ले लेते हैं। जो बेचारे छोटे मुलाजमीन हैं, जो क्लर्क है, जो नैब कासद है, जिनका गुजर बसर पेंशन का काम करता है, जिनके मैं कहता हूँ तनख्वाह में गुजारा ही नहीं है उनका, उनकी तनख्वाह और मरहत में और इजाफा होना चाहिए, उनकी आप पेंशन खत्म कर रहे हैं। अगर वो बंदा 10 साल के बाद जिंदा है तो मुझे ये बताएं वो कैसे जिंदा रहेगा? इन सब सबसे पहला तो सवाल ये रेज होता है कि सबके लिए एक फार्मूला, ये कैसे जस्टिफाइड है कि आप जो लाखों रुपए की मरात ले रहा है, जो लाखों रुपए की पेंशन ले रहा है, उसके लिए भी यही फार्मूला है? जो बेचारा 10,000, 5,000, 7,000 रुपए पेंशन वसूल कर रहा है, उसके लिए भी यही फार्मूला है? देखें, ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो आदमी लाखों रुपए तनख्वाह लेता है ना जी, वो तो उसकी तो तनख्वाह ही लाखों में होती है, ठीक है, उसकी बाकी मराहत भी होती हैं, बिजली मुफ्त होती है, पता नहीं नौकरी के दौरान और कुछ किया उसने क्या किया होता है। जो ग्रेड 1 से 17 तक के लोग हैं, 17 से नीचे तक, उनका क्या बनेगा? वो क्या करेंगे? ये क्या आप कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये पॉलिसी जो है ये अवाम के बिल्कुल मफादात में नहीं है और प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि और लोगों की मराहत कम करें जी, जो बाकी सरकारी अफसरात हैं उनकी मराहत कम करें। वो इत्तलात भी हमारे पास है, अलाउंसेस भी बढ़ रहे हैं, मराहतें भी बढ़ रही हैं, गला सिर्फ गरीब का ही घोटा जा रहा है। देखें, मैं आपको बताऊं,
पार्लियामेंट के मराहत में इजाफा कर दिया है, अवान सदर के अखराजात में इजाफा कर दिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात में आपने इजाफा कर दिए। आप वहाँ कट क्यों नहीं मार रहे? आप उनको क्यों नहीं कहते? ये सरकारी अफसरान की जो मराहत हैं इसमें कट क्यों नहीं मार रहे? आप देखें, ये मैं समझता हूँ ये जुल्म है गरीब सर, ये आदमी के आवाज साथ। कौन उठाएगा? आप और मैं रोज बहस करते हैं इस बात पर कि अशराफिया की मराहत कम होनी चाहिए, वो दिन ब दिन बढ़ रही है। गरीब का गला घोटने के लिए उसकी जो रही सही एक पेंशन थी, एक आखिरी सहारा बुढ़ापे का, उस पर भी आपका कदम लग गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत जालमाना पॉलिसी है और इसको ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं चल पाएगी, इसके खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज हो जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। और हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त तो वैसे ही बहुत महंगाई है, इस महंगाई में अवाम को कोई रिलीफ मिलना चाहिए। आप उल्टा कट मार रहे हैं और गरीब आदमी पे कट मार रहे हैं। या तो आप ये फैसला करें कि जनाब जो 17 से ग्रेड 17 और 17 से ऊपर वाले लोग हैं उनको नहीं देंगे, तो ये तो समझ में आने वाली बात है। और जो क्लर्क है, जो नैब कासद है बेचारा, जो सैनिटेशन वर्कर है, इधर आके सफाई करता है, उसकी तो तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, आप उसकी पेंशन भी कट मार रहे हैं। कौन किसके सहारे वो जिंदा रहेगा? आप मुझे बताएं, कोई ऑप्शन है जिंदा रहने का उसके पास? ये जुल्म हो रहा है, ये बहुत जुल्म है। सर, आपको लगता है कि इस वक्त आवाम सरापा एहतजाज है और क्या लोग सड़कों पर आएंगे इस फैसले के बाद? देखें, मैं आपको बताऊं कि लोग रोज रोज सड़कों पे नहीं आया करते। आपकी उम्र बहुत छोटी है। 1967 और 1966 में जो अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट चली थी वो बहुत इनकलाबी मूवमेंट थी और उस वक्त लोग आ गए थे और सरकारी इमारतों पर लोगों ने कब्जे शुरू कर दिए थे और बहुत खौफनाक सूरत हाल बन गई थी। देखें, बात यह, अगर आप लोगों के पास दो ऑप्शन देंगे, भाई जिंदा रहना है या मरना है, तो फिर जिंदा रहने के लिए लोग हर कुछ करेंगे। और ये खुद हुकूमत ऐसे हालात बना रही है कि लोग सड़कों पर आ जाएं और मुल्क में एक और बड़ी अफरा तफरी हो जाए। पहली मुआशी सूरत हाल ख़राब है और आपको पता है कि एक पार्टी के लोग जो हैं वो कहाँ अक़वाम मुत्तहिदा और कहाँ से पैसे दे के क्या कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरह बैनुल अक़वामी सतह पर ख़राब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं लोग। तो ऊपर से आप मुल्क के अंदर गरीब आदमी जो पाकिस्तान में देखें, आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में करोड़पति बहुत कम लोग हैं। जो गरीब आदमी है ना, उसकी 3-3 नस्लों में हुमा कोई 1 करोड़ रुपया नहीं देख सकता। 3-3 नस्लों में लोगों को पता ही नहीं है कि करोड़ क्या होता है। और यहाँ एक तरफ लोगों के पास इतना पैसा है कि उनको कोई परवाह नहीं है। जो अलीड है और सुपरा अलीड है उसको तो कोई परवाह नहीं है, उनको तो शायद पेंशन की जरूरत भी नहीं है, वो पहले इतना माल बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जिनका गुजारा ही पेंशन पर होता है। क्या आपकी नज़र में सर कोई ऐसा फार्मूला आने वाले वक्त में आ सकता है या इसमें कोई चेंजिंग हो सकती है हुकूमत की जानिब से? जो कम तनख्वाह वाले अफराद हैं या जिनका गुजर बसर ही पेंशन पे होता है, हुकूमती इदारों को बहुत सारी चीज़ों का पता है, बहुत सारी सिचुएशन जस्टिफाइड है, सर उनके लिए तो शायद कोई, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा इंसेंटिव आना चाहिए कि उनको पेंशन मिलेगी, ये नहीं कि सिर्फ 10 साल और 5 साल में मिलेगी। नहीं, देखें, मैं आपको अर्ज करूँ हुमा कि आप अगर मुआशी पॉलिसी बनाने में नाकाम हो रहे हैं या आपकी मुआशी पॉलिसियाँ नाकाम हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की उस उम्र की मराहत कट मार दें जब वो बेचारे कुछ करने के काबिल नहीं होते। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है कि जी पीडब्ल्यूडी में करप्शन है, इदारा बंद कर दें, फिर सारा पाकिस्तान बंद कर दें, सारे पाकिस्तान के सरकारी इदारे बंद कर दें। ऐसा नहीं होता। चीजों को ठीक करना पड़ता है, चीजों में बेहतरी लानी पड़ती है, पॉलिसी बनानी पड़ती है। ये पॉलिसी कौन बनाता है? इदारा नहीं चल रहा है, या तो बंद कर दें या उसको आउटसोर्स कर दें। देखें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। इसका मतलब है कि आपके पास कोई हल नहीं है। देखें, बात ये, आप कोई भी चीज हो आप उसका हल तलाश करते हैं। अगर एक चीज आपको समझ नहीं आ रही तो आप माहिरीन को बुलाएं। पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, उन्हें बताएं जी इसका क्या हल निकालें, बजाय इसके कि आप कहें जी ये बंद कर दें, ये बंद कर दें, तुम पेंशन बंद कर दें। आप गरीबों को जिंदा रहना मुश्किल कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? प्राइम मिनिस्टर, कसूरवार आपकी नजर में कौन है? वजीर आजम साहब हैं, वजीर खजाना साहब हैं, हुकूमती पॉलिसीज हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, बात यह है कि वज़ीर आज़म जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं असल में ज़िम्मेदार तो वही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के पीछे इस वक्त जो सबसे ताकतवर आदमी है वो वज़ीर ख़जाना है। वज़ीर ख़जाना सबसे ताकतवर आदमी है और जब एक IMF का लाया हुआ आदमी है, वो जो कुछ कहेगा वही पॉलिसियाँ बनेंगी। भाई आपने मुल्क को IMF के रहमो करम पे छोड़ दिया है। इससे पहले का हमारा ज़राई मुल्क था, गंदम आज तक लोगों की नहीं खरीदी गई। लोगों 39 रुपये आपने 3900 रुपये आपने रेट मुकर्रर कर दिया, कोई ख़रीदी नहीं जा रही।
इसी तरह लोगों को आप मुश्किलात में खुद धकेल रहे हैं। सही। आप खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे आएं, आपके खिलाफ एहतजाज करें और हुकूमत के लिए मसाइल पैदा सर करें। आप आईएमएफ का जिक्र कर रहे हैं, पहले तो हमें ये बताया जाता था कुछ सालों से कि आईएमएफ के रहमो करम पर हम हैं, आईएमएफ हमें इमदाद देगा तो ही मुल्क चल सकेगा, वरना मुल्क तो दिवालिया हो गया है। अब हुकूमती अरकान ही, वज़ीर दिफा का बयान आपके सामने ही है कि वो भी आईएमएफ की मुखालफत कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। देखें, बात ये है, अगर ये ख़तरा है तो सारे लोग बैठ के सोचें कि आईएमएफ से हमने कैसे जो है ना निजात हासिल करनी है, या आईएमएफ से हमने कैसे जान छुड़ानी है। देखें, बात यह है कि ये गरीबों की मराहत कम करने से मसला हल नहीं होगा। इनको जो सरकारी अफसरान हैं, जो बाकी लोग हैं, मुख्तलिफ इदारों के हेड्स जो हैं और मुख्तलिफ इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी मराहत कम करनी होगी, उनकी 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 मराहत कम करनी होगी, उनकी तनख्वाहों के बारे में सोचना होगा। एक एक आदमी के पास 10-10 गाड़ियाँ हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं, वो पेट्रोल खर्च होता है। उनके घर आप चले जाएं, 6-6 एसी लगे हुए हैं सरकारी अफसरान के घर सर, वो पर। घर पे नहीं भी मौजूद होते तब भी एसी ऑन होता है। आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये पैसे हम ही दे रहे हैं ना, ये हमारे टैक्सेस से पैसे जा रहे हैं। तो इतना जो मुश्किल कर दिया है, आप पॉलिसी बनाएं कि जनाब 10 मरले से बड़ा किसी का घर नहीं होना चाहिए। आप पॉलिसी बनाएं कि जनाब ये जो दौलत है इसको कैसे रोका जा सके। 10 लाख रुपए आप कहें जी आप अपने पास रखें, बाकी अस्पताल ठीक करें, इधर सरकारी अस्पताल में सारे इलाज कराएं। एजुकेशन का आप देखें, बात ये है कि आप ये कैसे कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि 60 साल में आदमी चला जाएगा, नौकरी से रिटायर हो जाएगा, जब वो 70 साल में 70 से आगे अगर चला जाता है, वो जिंदा रहता है, तो फिर वो अपना गुजारा कैसे करेगा। अगर उसके पास पेंशन नहीं होगी, पेंशन होती है तो औलाद उसको घर पे रखती है। आजकल तो सूरत हाल ये हो गई है, कई तो लोग पेंशन वाले हैं, पेंशन लेते हैं। मैंने पिछले दिनों एक ओल्ड होम में गया, वहाँ एक खातून थी, वो स्कूल टीचर थी, उसने कहा मैं पेंशन लेती थी, मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ के चला गया, 3 साल हो गए आया ही नहीं है। आप क्या क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं समझता हूँ ये गरीब दुश्मन पॉलिसी है, इसको तब्दील करना होगा। और ये तब्दील अगर ना हुई तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे और इतने ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। सर ऑलरेडी लोग बजट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बजट पे लगने वाले टैक्सेस के हवाले से परेशान है, ऊपर से पेंशन का ये एक बॉम्ब गिर गया कि इसकी इस्लाहात भी मंजूर कर ली गई हैं। लेकिन सर सवाल वहीं पे आता है जो वज़ीर दिफा साहब की मैंने बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि बजट में जो जितने भी टैक्सेस लगाए गए हैं वो आईएमएफ के कहने पे लगाए हैं। ये हम सब जानते हैं कि ये बजट जो पेश किया गया है ये आईएमएफ डिक्टेटेड बजट है, लेकिन हुकूमती अरकान बजाय इसको जस्टिफाई करने के वो तो खुद ऐसा लग रहा है कि मजबूर हैं कि जो आईएमएफ कहे जाएगा वो हमने करना ही करना है। तो आने वाला वक्त कितना अलार्मिंग, कितना चैलेंजिंग हो सकता है सर हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा होगा। मल्टीनेशनल कंपनियों की लूट खसूट इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है। ये मल्टीनेशनल कंपनी $1 खर्च करती हैं और $14 वापस लेके जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ ये जो आईपीपीज़ हमने लगाए हैं, इस आईपीपीज़ ने जो बेड़ा गर्क कर दिया है यहाँ के मुल्क का और लोगों का, लोग बिजली खरीदने की लोगों की कुव्वत ख़त्म कर दी है इन्होंने। आप यकीन करें कि लोग ये तो सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो ये सोच रहे हैं जी मीटर कटवा दिया जाए, बगैर बिजली के गुजारा किया जाए। आप मुझे बताएं आज 2024 सर वो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि मोस्टली हम ये देख रहे हैं कि मीटर रेंट ही 5 से 6 हज़ार रुपये है, इस पर भी करप्शन की जा रही है, इस पर भी माफिया बैठा है। सर आपका जवाब ज़रूर इस पर मैं लूँगी, आपका कमेंट जानना चाहेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हम बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं दीगर मेहमानों के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है पेंशन इस्लाहात के हवाले से और जानने की कोशिश करें कि हुकूमत का ये इकदाम क्या मौशी बहाली और मौशी तरक्की के लिए मुआविन साबित होगा। क्या आईएमएफ से छुटकारे का सबब बन सकेंगी ये पॉलिसीज़ या ये स्ट्रैटेजीज़ जिनको अपना रही है हुकूमत। आने वाला वक्त आम आदमी और गरीब आवाम के लिए कितना चैलेंजिंग, कितना अलार्मिंग हो सकता है, इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करें। कुछ मसाइल के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। माहिर मौशियात नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों को खुशामदीद कहना चाहेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, सर कंटिन्यू मैं आपसे करना चाहूँगी, जिन चीज़ों का तस्करा हम ब्रेक पे जाने से कबल कर रहे थे, पेंशन इस्लाहात की मंजूरी एक ऐसे टाइम पे कि जब बजट से ही पूरी आवाम परेशान है, गरीब का गला घुट रहा है, और मज़ीद ये कह देना कि 10 साल तक ही सिर्फ पेंशन मिल सकेगी। सर क्या हुकूमत ठीक डायरेक्शन में जा रही है आपकी नज़र में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहतरीन डायरेक्शन है जी, इससे ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन तो हो नहीं सकती। लेकिन ये डायरेक्शन जो है ये पाकिस्तान की डायरेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की डायरेक्शन नहीं है, पाकिस्तानी मफादात की नहीं है,
ये ज़ाहिर है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की डायरेक्शन है और उसका मकसद ही यही है कि पाकिस्तानी कौम को इतना सताया जाए, पाकिस्तानी कौम को इतना जो है दीवार से लगाया जाए। इसके साथ जो हुब्बुल वतन लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो दीगर लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उन लोगों को इतना रुस्वा कर दिया जाए कि वो आखिरकार जो है वो बदजन हो जाएं और ये जो सरकारी नौकरियां, सरकारी सतह के ऊपर काम करना ये छोड़ दें। ये बात बड़ी वाज़ेह है और उसके बदले में ज़ाहिर है एक दिन आएगा जिस दिन वो कहेंगे आपको रोटी अच्छी लगती है या बम अच्छा लगता है, तो हम कहेंगे भाई न्यूक्लियर बम के ऊपर तो हम हाथ बांधते हैं और अभी जो है रोटी हमें जो है वो दे दो मेहरबानी करके, 4 टुकड़े हमारे लिए यही काफ़ी है। सीधी बात है। देखिए एक आपका स्टेट का प्रॉमिस होता है। असल में जो कोई भी बॉन्ड जब होते थे, याद होगा आपको कि बॉन्ड होते थे, लोग रखते थे बड़े पहले जमाने में। वो बॉन्ड क्या होते थे? असल में आपने लाख रुपए रखा होता है, एक कागज आपको दिया होता है। वो इसीलिए होता था कागज कि उसके पीछे रियासत की ताकत होती थी। रियासत बताती थी कि ये, यानी कि रियासत इसकी गारंटर है कि वो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। सही। रियासत ने क्या वादा किया था? पेंशनर्स जो हैं इस टाइम पे, उनके साथ क्या वादा हुआ था जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आए हैं, उन्होंने नौकरियां की हैं, उन्होंने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी हैं। तो रियासत ने एक एग्रीमेंट किया था। अगर रियासती सतह पर एक लिखी हुई चीज को, एक डॉक्यूमेंटेड चीज को, एक आईनी चीज को अगर आप तोड़ेंगे तो रियासत झूठी कहलाएगी। और अगर जिस दिन रियासत पे से एतबार उठ गया, उस दिन फिर इसका मुल्क बनाने का और इस मुल्क में रहने का कोई मकसद नहीं रह जाता। अब्दुल्ला गुल साहब, बड़ी अहम बात आप सर कर रहे हैं। मैं वापस आपकी जानिब भी आऊंगी। सज्जाद तरीन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले भी एक इशू मैंने रेज किया था कि हम ये देख रहे हैं कि रियासत हमारे साथ क्या कर रही है, करप्ट माफिया को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। करप्शन करप्शन करप्शन, हम करप्शन को खत्म करने की बात नहीं करते, हम सिर्फ ये बात करते हैं अगर इस इदारे में करप्शन है या तो इसको सिरे से खत्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, या फिर इसके अंदर देखें कि आउटसोर्सिंग के कितने चांसेस हैं, हम इसकी प्राइवेटाइजेशन की जानिब जाते हैं। किसी भी इदारे, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी सेक्टर, किसी भी सेक्शन में से हम करप्शन को क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे सर? देखें, बात ये है कि ये हुकूमत और ये हुक्मरान करप्शन ख़त्म ही नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि करप्शन होगी तो इनके मामलात आगे बढ़ेंगे, वरना आप बैठे हुए हैं, आपसे करप्शन ख़त्म नहीं होती। आप माहिरीन को बुलाएं, उनसे पूछें कि यार इस इदारे में करप्शन है, इसको कैसे हम ख़त्म करें। हमें बता, दुनिया से हम सीखें, दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ से सीखा जाए कि वो कैसे, चाइना से सीखा जाए और बहुत से मुल्क हैं। कोई सीखना ही नहीं चाहता। हर आदमी ये देखता है कि मेरा मामला चलता रहे, मेरी मराहत में इजाफा होता रहे, मेरी दौलत में इजाफा होता रहे। इनके अपने काम, जैसे कल भी मैंने कहा था, इदारों की आपने बात की, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं फौलाद के बादशाह हैं इस दुनिया में, पूरी दुनिया में उनका नाम है। उनका लोहा, इत्तफाक फाउंड्री का लोहा चलता है, इत्तफाक फाउंड्री कामयाब से चलती है, स्टील मिल नहीं चलती। मियाँ साहब भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मियाँ साहब के भाई भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इत्तफाक फाउंड्री नाकाम हो रही है इसलिए कि वो रियासत की है, वो हुकूमत की है। उसमें स्टील मिल, उसकी कोई बेहतरी नहीं ला जा सकती। भाई इत्तफाक फाउंड्री जो है वो तो कामयाबी से चल रही है, मुनाफा कमा रही है। तो वही लोग जो इत्तफाक फाउंड्री को चला रहे हैं, मुल्क के वजीर आजम है ना, वो क्यों नहीं वो अपना तजर्बा कोई करना नहीं चाहता। सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। सर, ये 2-3 चीजें साथ चल रही हैं। एक जानिब वजीर दिफा साहब का बयान भी हमारे सामने है कि वो कह रहे हैं कि IMF मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा खतरा है। सर, इस बयान को कैसे देखते हैं? अभी तो हम सिर्फ बजट को ही हजम नहीं कर पा रहे थे, ये पेंशन इस्लाहात क्यों सर पे सवार हो गया? 10 साल ही सिर्फ पेंशन मिलेगी। सर, इसको कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इस पर अवाम की जानिब से रिएक्शन आएगा और उस रिएक्शन के बाद किसी किस्म की कोई चेंजिंग के चांसेस हैं? जी शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब की बात पे तो मैं ये कहूँगा कि हाय दूधे पेशेमा का पेशेमा होना। कल मैं एक प्रोग्राम में था तो वहाँ पे पीयूष वाटी के भी एक MNA साथ थे, तो वो भी कह रहे थे कि बहुत बदतरीन बजट है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये IMF का बजट है, और मैंने आपके प्रोग्राम में बजट से पहले कह दिया था कि ये एक IMF का डिक्टेटरशिप बजट है और तारीख का बदतरीन बजट है ये। ऐसा ही आप देखें कि बजट 12 तारीख को आया तो सबका ख्याल ये था कि अब इसमें कुछ तखफीफ होगी, कुछ मुराद मिलेगी, कुछ अच्छे मिलेंगी, और अल्टीमेटली जो सूरत हाल आएगी उसमें सैलरी पे टैक्स जो है शायद कम हो जाए, पेंशन वालों को रिलीफ मिल जाए। लेकिन एकदम से 7 दिन के अंदर अंदर एक मिनी बजट आ गया, और ऐसा खौफनाक बजट आ गया कि जिसमें 2200 जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं
उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी और 657 जो लग्जरी आइटम पे रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी और खाने पीने की हर चीज पे, हत्ता के दूध का जो पैकेट पहले 300 रुपए का आता था वो 380 रुपए का हो गया। जी बिल्कुल। छोटी छोटी इम्पोर्टेड फूड, इम्पोर्टेड तमाम चीजें जो है ना उनपे महंगी कर दी। अब इस हुकूमत, अभी पेंशन की बात तो अभी हुई है, मैं तो आपकी तो जो करप्शन इधर दिलाना चाह रहा हूँ, तरीन साहब ने बात की करप्शन का, तो इस बजट ने हाईवे बना दिया है, मोटरवे बना दिया है, इसको इतना चौड़ा कर दिया है कि हम एक मुआशी कत्ल हो गया इस कौम का, और हम जो है ना मुआशी तबाही की तरफ जा रहे हैं। आप देखें कल सारे मुल्क में बिजली के ऊपर सर हाल ही में अता ताड़र साहब ये कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज अपनी तारीखी बुलंदी पे है, हम मौशी बहाली की जानिब जा रहे हैं, मौशी बहाली की जानिब हमारे बड़े बड़े इकदामात अब लोगों के सामने, लोगों को चाहिए कि इसको सराहें। देखिए स्टॉक एक्सचेंज को तो देख के तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं। एफपीसीसी वाले अलहदा कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन अलहदा कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं हम इंडस्ट्रियां बंद करके चले जाएंगे, हम कंपेटिटिव नहीं रहे, हमारी दूसरे मुल्कों से जो प्राइसेस बढ़ गई हैं, हम एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, टैक्सेशन इतनी बढ़ गई है। तो स्टॉक एक्सचेंज अगर बढ़ रही है तो हो सकता है कोई आईएमएफ की बहुत ही कोई उम्दा खबर हो जिसकी बेसिस पे वो एंटिसिपेट कर रही है कि शायद आने वाले दिनों में हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में शायद आम लोगों को रोटी भी मुयसर नहीं होगी, हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। और जिस तरह जब भी हमने कोई एडहॉक फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया है तो हमारे साथ यही हुआ है, और हम शायद इसी काबिल हैं कि हम क्योंकि किसी काबिल नहीं है, इसलिए जो भी आता है वो हमारे पे हर तरह का जुल्म करता है। और ये जो जुल्म इस दफा हुआ है इसको तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ माँ कि 50,000 आमदनी वाला बंदा भी अब सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसे ही है। ना तालीम मिल सकती है, ना एजुकेशन मिल सकती है, ना वो अपनी जिंदगी। सर बेसिक नेसेसिटीज इस वक्त मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि बाकी चीजों पे या लग्जरी लाइफ तो एक ख्वाब बन के रह गया। अब्दुल्ला गुल साहब सर जाएं तो जाएं कहाँ, गरीब आवाम। आप लग्जरी को छोड़ दें, आप अपने बिजली का बिल आपके एक्सपेंडिचर में नंबर 1 पे यूटिलिटीज होंगी। ऐसे ही है आपकी तनख्वाह मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि आधी से ज्यादा तनख्वाह आपकी यूटिलिटीज में चली गई है, गैस पे चली गई है, बिजली पे चली गई है, पेट्रोल पे चली गई है। आप बाकी तो अपना बजट कर ही नहीं सकते। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इतने ईवान में लोग बैठे हैं, अब सब बातें कर रहे हैं कि बजट गलत है, बजट महंगा है, बजट ठीक नहीं है। भाई जब आप उसको वोट दे रहे हो, अपने तो मफादात आपने ले लिए, 500 अरब रुपया जो है वो सर स्टिल ले रहे हैं, अभी भी मराद में इजाफा हो रहा है, अभी भी उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। असल तो गला सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम का घुट रहा है। अब्दुल्ला गुल साहब जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करे गरीब आवाम? गरीब आवाम जो है बस क्या करे, वो गरीब आवाम जो है दुआ करे, वोट दे, मजीद वोट दे इन लोगों को जो है वो अयाशी करने के लिए जो है वो मजीद इनके लिए ऐसा ग्राउंड प्रिपेयर करे। भाई गरीब आवाम को अब चाहिए कि अपने मफाद में सोचे, सीधी सी बात है। गरीब आवाम को चाहिए कि वो इकट्ठे होके कौम की जो एक जिसको कहते हैं कि कौम का तशख्खुस वो कायम करें। पता चले कि हम एक आजाद खुद मुख्तार कौम हैं, हम आईएमएफ के या किसी वर्ल्ड बैंक के डिक्टेशन के ऊपर अगर चलेंगे कौन। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत में 51 बिलियन जो है वो आए पाकिस्तान की तारीख के, वो जब जिस दिन वो हुकूमत छोड़ के गए उस दिन 10.8 बिलियन आपके पास जो है वो डॉलर रिजर्व थे। कहाँ गए वो पैसे, किस पे खर्च हुए, पता चले ना। इसी तरीके से जो हमने तो यही सुना है कि हुकूमत गई खजाने खाली है। देखिए पीडीएम की हुकूमत ने जो है पैसे लिए, जब कर्जे लिए तो वो किसके ऊपर खर्च हुए। अभी बड़ी खूबसूरत बात की, इत्तेफाक फाउंड्री चल सकती है लेकिन पाकिस्तान की बाकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, स्टील मिल नहीं चल सकती, पीआईए जो है जाती लोगों की एयरलाइन चल सकती है लेकिन पीआईए नहीं चल सकती, लोगों के जो है वो बसें चल सकती हैं लेकिन सरकारी बसें जो है वो बंद हो जाती हैं। क्या वजह है? खुदा का खौफ करें, आप करप्ट तरीन कौम के अंदर जो है वो शामिल हो चुके हैं, ये एक रियलिटी है। और एक आपका इदारा रह गया अफवाज पाकिस्तान। अफवाज पाकिस्तान अगर सारा वक्त जो है इन्हीं लोगों के पीछे डंडा लेके पड़ा रहेगा तो फिर जो है हमारे जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो आपके सामने हैं। एक अफवाज पाकिस्तान का छोटा सा इदारा है, 6-7 लाख लोग हैं,
बेचारे दिन रात शहादतें दे रहे हैं। लेकिन मकसद यह है कि एक दफा फैसला करें और इस नाकिस सिस्टम से जान छुड़ा लें। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो यकीन माने अवाम या तो जो है वो मर जाएगी और खुदकुशियां करेगी, जो कि ऑलरेडी कर रही है। और जब जिस दिन डरे उस वक्त से, जिस दिन गरीब ये सोचे कि मैंने अपने बच्चे की कुर्बानी देनी है या मैंने जो है किसी और के बच्चे की कुर्बानी देनी है, ये वक्त आ गया है। रोटी खाने के पैसे नहीं है, बिजली के पैसे नहीं है, गैस के पैसे नहीं है। इन लोगों की अयाशी क्या वजह है कि हुक्मरानों की जो जितनी भी जायदादें हैं उनमें इजाफा हो रहा है और पाकिस्तानी कौम जो है वो भूखी हो गई है। क्या वजह है? 9.5 करोड़ लोग। सर वजह तो हमारे सामने है, लेकिन क्या इन वजूहात पर काबू पाया जा सकता है? और काबू पाया जा सकता है, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता? लेकिन जो बात हमारा कॉन्सेप्ट रियासत मदीना का था, वो तो 2 पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पे बांधे थे, तब दूसरे से 1 पत्थर का मुतालबा किया था। यहाँ जो है वो दूसरों के पेटों के ऊपर पत्थर, दूसरों के बच्चों को मारने के लिए बैठ गए हैं, दूसरों के बच्चों को जो है तालीम से जो है वो महरूम कर रहे हैं। आईने खुलेआम तजलील हो रही है। सर मैं सजाद तरीन साहब से पूछना चाहूंगी, जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ये कह रहे हैं कि इन वजूहात पे, जी सर फरमाइए। मर्सिडीज गाड़ी के अंदर बैठ के 500 SCL बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर पीछे वीडियो बनाती हुई, मुझे बताएं मरियम नवाज साहिबा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा, आपसे सवाल है मेरा, आपसे सवाल यह है कि जिस दिन आपका पानी लाहौर में नहीं खड़ा होगा उस दिन आपको ये ड्रामेबाजियां, ये जो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। उस दिन अवाम, जिस दिन चांद चढ़ेगा खुद नजर आएगा कि चांद चढ़ा हुआ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कारकर्दगी मुंह से बोलेगी। खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम के ऊपर रहम करें और अपनी जल्लादपन जो है वो छोड़ दें। सजाद तरीन साहब, अभी अब्दुल्ला गुल साहब ये कह रहे थे कि इन वजूहात पर काबू पाया जा सकता है। सर आप वो बता दें, स्कीम, वो पॉलिसी बता दें, वो फार्मूला बता दें कि जिसके तहत इन तमाम तर चीज़ों पर काबू पाया जा सके और गरीब के लिए कम से कम आराम से सुकून से ज़िंदगी बसर करने का कोई फार्मूला, कोई ऑप्शन, कोई प्लान दे दे हुकूमत। देखिए ये जो हुकूमत है ना, ये तो इस बारे में मेरे ख्याल में मुखलिस नहीं है कि कोई ऐसी पॉलिसी दे या कोई ऐसा निज़ाम लाए कि जिससे ये जो मौजूदा निज़ाम है ना, इसमें अब शक्कत नहीं रही है कि ये अवाम की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। इस निज़ाम को तब्दील करना होगा। अभी आप देखिएगा अगले चंद हफ्तों में बारिशें आ रही हैं, बारिशों से सैलाब आ जाएगा। सैलाब ने फिर जो तबाही करनी है, जो माजी में तबाहियाँ करते हैं, ये बजट, ये महंगाई, ये पॉलिसी सारी की धरी रह जाएंगी। फिर हम दुनिया भर को कहेंगे जी हम सैलाब आ गया, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात ये है कि कोई पॉलिसी जो है ना वो ऐसी ये बनाना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ अपनी मराहत में इजाफा करना चाहते हैं, अपनी दौलत में इजाफा करना चाहते हैं और पाकिस्तान को एक लूट मार की मंडी बनाया हुआ है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत के बस की बात नहीं है, तो क्या कोई और हुकूमत या कोई और ऐसी पार्टी आपको नज़र आती है कि जिसमें ये पोटेंशियल हो कि वो तमाम तर चीज़ों पर काबू पा सके? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये सारी हुक्मरान पार्टियाँ जो है ना, यहाँ कोई सिर्फ एक मैं सियासी पार्टियों की बात नहीं कर रहा, यहाँ फौजी जर्नैल भी रहे हैं ना, उन्होंने कौन सा मतलब वो कर दिया है। ये बात यह है कि पूरी ये जो एक हुक्मरान क्लास है उसमें फौजी जर्नैल भी शामिल है, ये हुक्मरान क्लास नाकाम हो गई है। आप देखें ना, यहाँ अपना कमर जावेद बाजवा साहब के जो असासे आए हैं, वो आप लोग कह रहे हैं ना, अब सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि उनके जनाब सारे वो लगा लें, अपना क्या नाम है, सारी उम्र की उनकी तनख्वाह भी लगा लें और उनके वो असासे भी देख लें। फ़र्क आ रहा है ना ये। तो ये वाली चीज़ें ख़त्म करनी, ये वाली चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, ये वाली चीज़ें ख़त्म करनी होंगी। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। सकते हैं, करना नहीं चाहते सर, ये कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि जब एक वारदात में मैं खुद मुलव्वस हूँ तो मैं कैसे करूँगा। ये बात ये, या तो यहाँ कोई ऐसा आदमी आ जाए कि जो इस किस्म के मामलात को ना करे, जो इस तरह की सूरत हाल ना करे, जो खुद देखे कि नहीं मैंने इस गरीब अवाम के लिए करना है। आप ये देखें कि गरीब आदमी की ये हालत हो गई है, गरीबों के नाम पे अस्पताल बने हुए हैं, गरीबों को दवाइयाँ नहीं मिलती, गरीबों के नाम पे स्कूल बने हुए हैं, वहाँ टीचर नहीं है। अब अगर पेंशन का आसरा था तो वो आसरा भी खत्म हो गया कि बुढ़ापे में शायद यकीन करें दवा मिल जाया करेगी। यकीन करें कि ये इतना बड़ा जुल्म है उन लोगों के साथ कि जब वो 70 साल में चले जाएंगे वो मजदूरी भी नहीं कर सकेंगे, वो किसी और मतलब बंदा कुछ नहीं करने के काबिल रहता ना, सारी जिंदगी मेहनत करते हैं गरीब आदमी, जिसम नहीं वो उनका इस काबिल होता कि वो कुछ
कर सकें, तो हुकूमत भी उनकी मरहत है ख़त्म कर रही है, तो फिर वो क्या करेंगे? सर, आप आम बताएं। आदमी की आप तो फिर जिंदगी यही यहाँ पे एंड आप हो जाती नहीं, है कि वो हुकूमत फिर एक पेंशन में पॉलिसी आने बना वाली देना, रकम की भी एक प्लानिंग करता है, शायद कुछ हुकूमत छोटे ये छोटे ख्वाब पूरे करने की हुकूमत बात ये करता है। पॉलिसी बना दे कि जी 70 साल के बाद जब आपकी पेंशन खत्म हो जाएगी फिर आपको गोली खा के तो अगले जान चले जाएं, बस फिर फिर दवा यही नहीं होगा। मिलेगी तो सर फिर दुआ यही से ही करेंगे काम ना। होगा ना, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम सिर्फ अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बस से बाहर हो गई हैं और शायद हुकूमत के बस से भी बहुत सारी चीज़ें बाहर होती चली जा रही हैं। लेकिन इन पर कंट्रोल किस तरह से पाया जा सकता है, कुछ सोल्यूशंस का जिक्र करेंगे अपने तीनों मेहमानों से, लेकिन अभी ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान का मौशी मुस्तकबिल कैसे महफूज बनाया जा सकता है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि वापस आएंगे, कुछ सोल्यूशंस पर बेस्ड बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो नाजरीन वो ये कह रहे हैं कि इस बजट को एक्सेप्ट करना आवाम के लिए ज़रूरी है। आवाम के लिए बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस इसमें मौजूद हैं, बहुत सारे हिडन इंसेंटिव्स मौजूद हैं। सिर्फ थोड़े से सब्र इस्तेहकाम से अगर काम लेंगे तो फिर आने वाले वक्त में आवाम इन तमाम इंसेंटिव से फ़ायदा उठा सकेगी। नईम सिद्दीकी साहब, सर आपको ये स्टेटमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जस्टिफाइड लगती है? नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई स्टेटमेंट वाली बात ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त जो बजट इन्होंने पेश किया है, अगर ये अपोजिशन में होते तो शायद पता नहीं कितना चीखते। और इस वक्त असम्बली में बशमूल हुकूमत के जो मेंबरान हैं सारे के सारे कह रहे हैं कि ये बजट जो है जो IMF का है और हम मजबूर हैं और हमने ऑर्डर के तहत ये बजट पास किया है। अब आने वाले वक्त में जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें इनके पास क्या चीजें हैं जो ठीक कर सकते थे। उसमें एक ये था कि ये सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर कम करते, जो 500 बिलियन रुपये के MNS वगैरह को दे रहे हैं, 75 अरब रुपए फेडरल में दे रहे हैं, और उसके अलावा जो इनके फजाई टिकट बढ़ा दिए हैं, जो इसके बाद इसके इंसेंटिव बढ़ा दिए, और SOE को प्राइवेटाइज करते, इसके अलावा FDR की रिफॉर्म्स करते। इस तरफ किसी ने बात नहीं की। सबका ख्याल ये था कि शायद ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, बजटिंग की तरफ जाएंगे। अपने आप देखिए कीनिया में कितना फसाद पड़ा है, सिर्फ टैक्सेस ज्यादा होने की वजह से वहाँ कितने हंगामे हुए हैं। तो ये क्यों अवाम की नब्ज को इस तरह आजमा रहे हैं, अवाम के सब्र को इस तरह आजमा रहे हैं। ठीक है, वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि सब्र करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक वक्त ऐसा आने वाला है जब हुकूमत के पास टैक्स लगाने के लिए भी टैक्स नहीं होगा। अभी आपने सैलरी पे भी टैक्स लगाया, उसके बाद टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, यानी कि जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा आमदन है वो एक किसी का सुपर टैक्स देगा, और ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अब इन्होंने जिस किस्म के हालात हुए हैं, हर तरफ से टैक्सेशन लगा के गरीब आवाम का ही नहीं बल्कि जो मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है उसको भी गुर्बत की तरफ लेके आ रहे हैं। ऐसे ही 50% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो सतह गुर्बत के करीब आ गई है। आप अगर एक तो आप अपनी तनख्वाह पे टैक्स दें, उसके बाद बाजार जाएं, हर चीज पे टैक्स दें। सर हो सकता है ये भी यूनिफॉर्म पॉलिसी का एक हिस्सा ही हो कि तमाम लोगों को अब गरीब बना दिया जाए। कि इन्होंने गुर्बत खत्म, इन्होंने वादा किया है कि हम गुर्बत खत्म कर देंगे। गुर्बत खत्म करने का एक तरीका ये भी है कि गरीब को खत्म कर दो, तो उन्होंने गरीब को खत्म कर देंगे, इस मुल्क में गुर्बत खत्म हो जाएगी। कब तक ये लोग बर्दाश्त करेंगे? कब तक लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे? कब तक लोग हेल्थ की फैसिलिटी हासिल नहीं करेंगे? कब तक ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं होगा? आप जितना टैक्स ले रहे हैं सारे का सारा फिस्कल डेफिसिट में इस्तेमाल कर रहे हैं। 9,500 अरब तो आपने सूद पे कर्जे पे सूद देना है। तो आपने ये जो इस वक्त 18,000 अरब का बजट भी पेश कर रहे हैं, इसमें 8,500 सर अवाम को तो ये ख्वाब दिखाया जा रहा है ना कि अब IMF से छुटकारा हासिल करने के लिए ये मुश्किलात फेस करनी है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम कभी IMF से छुटकारा हासिल कर सकेंगे? आपके यही हालात रहे जो IMF से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। अब्दुल्ला गुल साहब, सर आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। नईम सिद्दीकी साहब से मैंने उनका जवाब ले लिया। सर थोड़ी देर पहले आप ये बात कर रहे थे कि आवाम अब कुछ ना करे, दुआ करे, और जिन्होंने वोट दिए वो इसके आफ्टर इफेक्ट्स अब भुगतें। तो सर वोट तो उस मंशूर को दिए थे जिसमें 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री कहा गया, जिसमें लोगों के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ कहा गया, एजुकेशन फॉर ऑल की पॉलिसीज़ का कहा गया। आवाम ने तो उसको वोट दिया था, उन्हें क्या पता था कि उस पर अमल दरामद ही नहीं होगा। देखिए हुमा बीबी, बात यह है कि एक वादा किया था ना कौम से, अगर एक इतने बड़े लेवल के ऊपर झूठ बोला जाता है और मंसूर से फिर आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या ख्वाब गफलत में बैठा हुआ है? उसको जागना नहीं चाहिए, नंबर 1।
क्या ये लोग जो झूठ बोल के आवाम के साथ धोखा दे के उनके साथ जो है वो विश्वासघात करके जब ये आते हैं, तो क्या फिर इन लोगों को जो है वो हुक्मरान रहने का जो है वो मनसब पे रहना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि IMF से आप तब जान छुड़ाएंगे जब आप हुक्मरानों से और इस तर्ज सियासत से जान छुड़ाएंगे, वरना आप IMF से कभी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि इस सारे सिलसिले में हुक्मरानों को फायदा और आवाम को घाटा होता है। सर फिर मेरा वहीं पे सवाल आता है, IMF से जान छुड़ाना नहीं चाहते या छुड़वा नहीं सकते? क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है कि IMF के बोझ तले दबे हुए हैं, IMF जो डिक्टेशंस दे रहा है उस पर मिनो एन अमल करना ही करना है। नहीं, छुड़वाना नहीं चाहते, सीधी सी बात है। मैंने आपसे कहा कि जाती इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन मुल्क की इंडस्ट्री नहीं चल रही, मुल्क की मईशत नहीं चल रही, जाती पहिया चल रहा है, जाती कारोबार चल रहा है। देखिए सीधी सी बात है, 36 लाख जो है ना वो आपके ट्रेडर हैं, स्मॉल ट्रेडर, जिनमें से 41,000 टोटल रजिस्टर किए गए हैं। अभी ये फेलियर जो है ये हुमा का है या अब्दुल्ला गुल का है? अगर ये FBR का है, और जिसके लिए खुद ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो FBR के इदारे के मतलब क्या फरमा रहे थे वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल सर। तो फिर इसका मतलब है कि FBR जो है वो लोगों को चोरी सिखाता है, FBR लोगों को जो है डकैती करने के लिए खुद बताता है। अभी टैक्स के ऊपर जो दुनिया के अंदर हम लोग टैक्स जो जमा कराते हैं और दुनिया में जो कराते हैं वो 2 मुख्तलिफ वजूहात से होता है। दुनिया में कराते हैं कि उनको मुराद मिलती है, उनको कुछ। पाकिस्तान में इसलिए कराया जाता है कि आपको सजा ना मिले और आप जो है वो जेल जाने से बच जाए। आपको क्या सहूलत मिलती है? जरदारी साहब की जब हुकूमत आई थी, उन्होंने वो जो टैक्स की जो जी आपके पास बिजली इतनी महंगी हो कि जो 300 यूनिट वाला है उसका 3,000, और जो दरमियान में 301 यूनिट वाला है उसका अचानक जो है वो 12,000 बिल आ जाए। जी मतलब खुदा का खौफ करें, ये कौन सा आप क्या इखलाकी तकाज़े सर, वो हैं? एक कीमती यूनिट जो है ना वो आपको 4 से 5,000 का क्यों मिलता है? उसके पीछे यकीनन वही करप्शन है जिसका हमने तस्करा शुरू से किया। देखिए मैं एक और बात कर दूं, इसमें IPPs को जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो आप नहीं कर रहे और आप उनको जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, भाई आप रीनिगोशिएट करो जो कि पावर जो है वो है। अब जो इसी तरीके से हमारे जो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात होती है, टैक्स नेट को आप जो है वो बढ़ा नहीं रहे, आप बाकी लोगों को ला नहीं रहे। आप जो FBR खुद सबसे बड़ा चोर इदारा मौजूद है, इसकी मौजूदगी में ना पाकिस्तान कभी पनपेगा। जब तक आपका जो वजीर खजाना है वो IMF और वर्ल्ड बैंक की जो है वो हुक्म के ऊपर लगाया जाएगा, तब तक आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तानी कौम को भूल जाएं। सर बिल्कुल ऐसा ही है सजाद तरीन साहब। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली को भूल ही जाएं हम, क्योंकि हालात उस जानिब नहीं जा रहे। हमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम IMF के आगे झुकने के लिए मजबूर हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। दूसरी जानिब हमारे मुल्क का नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गया है, अपने घर वालों को छोड़ के इसलिए जा रहा है कि 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे आने वाले वक्त में, किस तरह से उनके अखराजात पूरे करेंगे? या अब तो जो पेंशन का सहारा था वो भी ख़त्म हो गया, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ये 50 से 60% जो गया है अभी बाहर के मुल्क, जिसे कहा जाता है कि ये भी मुल्क के लिए एक अच्छा इकदाम है, मेरी नज़र में अच्छा इकदाम नहीं है, मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूँगी, लेकिन सर इसमें भी अगर इजाफा होता है तो फिर पाकिस्तान की बहाली के लिए कौन बचेगा? पाकिस्तान की तरक्की स्टेक पे लग जाएगी। पाकिस्तान के नौजवान अगर बाहर जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए कौन काम करेगा? देखें, बात ये है कि IMF की जो शराइत हैं उनको नहीं मानना चाहिए। IMF को जो कर्जा देना है उससे इनकार कर देना चाहिए, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे जितने हुक्मरान हैं इनकी सारी प्रॉपर्टी हैं, इनकी जायदाद, इनका कारोबार तो बाहर है, इनकी नस्लें तो बाहर बैठी हुई हैं, इनके बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ गरीब आदमी पर ये बोझ डाल रहे हैं। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान एक लूट की मंडी बनी हुई है, कि लूट की मंडी है जिसमें जनाब आते हैं लोग। शब्बर ज़ैदी साहब 40 साल तक, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया इसी में अपना साइट टेलीविज़न पर नशर हुआ था। शब्बर ज़ैदी साहब को मैंने ये कहा कि 40 साल तो आप लोगों को टैक्स चोरी का बताते रहे, अब आप FBR के चेयरमैन बन गए। तो उन्होंने कहा जी मैं चोरी रोकूंगा। उनकी जो कारकर्दगी थी वो आपके सामने है। इसी तरह बाकी लोगों की देखें। बात ये है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना बनते हैं, असद उमर बने नाकाम तरीन वज़ीर ख़जाना, इसहाक डार बने नाकाम तरीन वज़ीर ख़जाना, इसलिए
वो फिर IMF वाले बंदे आ जाते हैं, क्योंकि IMF वो जो उनको कहता है वो करें। ये जो वज़ीर ख़जाना हैं अभी, इनसे पहले जो IMF के थे, शौकत तरीन अपना वो शौकत अजीज़ थे, उससे पहले हफीज़ शेख थे, ये सारे लोग जो हैं ये तो अपना बैग उठाते हैं और फिर चले जाते हैं जिस दिन इनकी हुकूमत ख़त्म होती है। और ये जो कुछ करके जाते हैं, जो कारनामे करके जाते हैं, वो कारनामे उस गरीब आवाम को भुगतने पड़ते हैं। लिहाजा इस गरीब आवाम के लिए सोचने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान एक तबकाती मुल्क बन चुका है। एक तबका है जो हुक्मरान क्लास है, वो अपने मफादात के लिए सोचती है। कौन सोचेगा, या फिर कौन आके कोई अपनी नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि ये इक़्तिदार तो आपस में ही रोटेट होता जाएगा ना, ये अथॉरिटी तो। मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था कि आपका इंट्रो सुन के मुझे ऐसे लगा कि पाकिस्तान के हालात ज़ारे रूस के हालात की तरह हो गए हैं, और उसके बाद फिर लेनिन इनकलाब करके आ गया था। फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे लोग, आप मुझे बताएं। सर इनकलाब कौन लाएगा, नौजवान तो जा रहे हैं मुल्क छोड़ के। देखें, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो फिर वो जो उस वक्त फिर लीडरशिप भी पैदा हो जाती है, वो फिर सब चीज़ें, हालात जो है ना, हालात का जबर इतना होता है कि उसमें चीज़ें फिर खुद निकलना शुरू हो जाती हैं। तो मैं तो सर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे किसी इनकलाब का वेट करना चाहिए या इन हालात को ये हुकूमत? मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरानों को ये चाहिए कि पॉलिसी बेहतर बनाएं। देखें, आप किसी पतीले को रखती हैं ना चूल्हे के ऊपर, आप तो खातून है, ये काम आप करती होंगी, वो 99 पर ना वो पानी रहता है, ऐसा ही है, उसमें 1 डिग्री बनती है, बिल्कुल ऐसे तो वो भाप बन जाती है। मयार का जिस दिन मयार मिकदार में तब्दील होगी, फिर इनका हशर नशर हो जाएगा, या ये पॉलिसी तब्दील करेंगे। और अगर ये पॉलिसी बढ़ना चाहूंगी, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेंगे, अल्लाह के बाद।